की सरकार आई नहीं, जो नए बने उनको किसी ने पैसे दिए नहीं। आप यंत्र की बात करते हो, उनका दिमाग का यंत्र ही उड़ा हुआ है सबका, सब कभी बोल नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मैंने कहा ना गठजोड़ है। यहाँ जो पेट्रोल पंप लगे हुए हैं उनका नुकसान हो रहा है। हमारा ये मानना है कि टोल मुक्त होना चाहिए। नेताओं से हनुमानगढ़ की जनता भरोसा करेगी। हमारे साथ है CPIM पार्टी के रघुवीर वर्मा। हनुमानगढ़ विधानसभा से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। करते हैं इनसे चर्चा और पूछते हैं इनसे कुछ विधानसभा हनुमानगढ़ से संबंधित सवाल। तो रघुवीर जी, पहले तो हमारे कल मिलने श्रोता ने करते हो राम राम। राम राम और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, आप विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है और आप भी डाणी डाणी गांव गांव जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि आखिरकार आप क्या एजेंडा लेकर इस चुनाव के अंदर उतरे हैं? एजेंडे तो इस विधानसभा क्षेत्र के हैं, बहुत से हैं। जो हम मुख्य रूप से हमने जो इसमें रखा है, हमारे जो अपील है, हमारा घोषणा पत्र है, उसमें एजुकेशन को हमने प्रमुखता दी है, शिक्षा को। और हमने इस तरह की घोषणाएं ये की है कि जैसे हनुमानगढ़ में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का सवाल है, और BEd STC गवर्नमेंट कॉलेज का सवाल है। और इसके साथ साथ जो कॉलेज बने हुए हैं, जैसे NMPG गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें खाली सीटें रह रही हैं, वो एक सवाल है। इसके अलावा जो अभी जो रहने की व्यवस्थाओं में जो दिक्कतें आ रही है, बच्चों को जो गांव से आता है, बाहर से जो आता है, उसके लिए हमारी ये एक थीम है एक दिमाग में कि हम यहाँ किसान छात्रावास के नाम पर, ग्रामीण छात्रावास के नाम पर मनाएंगे, ताकि गांव से आने वाले बच्चों को वहाँ अपनी शिक्षा ले सके, रह सके, अपनी तैयारियां कर सके। तो वो इस तरह की सोच सीकर के अंदर भी हुई, कोटा में हुई, जिसके कारण आज वो एजुकेशन के हब बने हैं। और हमारा भी यही प्रयास है कि इस हनुमानगढ़ के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े और शिक्षा का विस्तार हो। एक हमारा शिक्षा में ये है। इसके अलावा जो स्पिनिंग मिल का जो सवाल है, स्पिनिंग मिल पर ही मैं आ रहा था। स्पिनिंग मिल BJP के राज में बंद हुई, कांग्रेस ने फिर वादा किया। चौधरी विनोद कुमार जी पिछली बार विधायक बने, उन्होंने एजेंडे में लिया कि स्पिनिंग मिल शुरू की जाएंगे। फिर CM आते हैं, फिर जहाँ उस पर कार्रवाई करने की बातें होती हैं, और उसके बाद फिर विनोद कुमार चौधरी जो हैं विधायक, जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि उसके लिए हमने कुछ बजट भी अलॉटमेंट कराया। तमाम बातें देखने वाली हैं। CM के आने के बाद फिर शुरू करना, फिर बजट आना, लेकिन ताला उसका खुला नहीं। इस पर क्या कहेंगे? सब ये थोती घोषणाएं थी। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था विधानसभा का, और उस दौर में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था शहर का, स्पिनिंग मिल का, कि स्पिनिंग मिल को खोला जाए, ये हनुमानगढ़ की शान आन बान है। तो उसके बाद जब चुनाव आए तो मेरे बहुत से साथियों ने, मज़दूर साथियों ने जो मेरे साथ आंदोलन में थे, मैं जब चुनाव में गया तो उन्होंने मेरे से एक बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा, साहब चौधरी साहब MLA बन रहे हैं, ये इन्होंने वादा किया है, आप हमारे संघर्ष के साथी थे, आपने हमारे लिए बड़ा संघर्ष किया है, रात दिन हमारे साथ गर्मी सर्दी में रहे हो, लेकिन उनकी सरकार आएगी और हम उनको वोट देंगे ताकि ये मिल चल जाए। मैंने उनकी बात को हंसी में लेते हुए कहा, भाई ये बात मान के चलना, सरकार किसी की आ जाए, विधायक कोई बन जाए, इस स्पिनिंग मिल का जो ताला BJP ने इतना बड़ा लगाया है, वो तोड़ने का काम एक कम्युनिस्ट ही कर सकता है, और वो मैं करूँगा। तो उनको वो बात जची नहीं। अब 5 साल बाद में सारे शहर को जच गई है भी, क्या हमारी शान इस तरह से गर्त में जा रही है। BJP ने बंद कराया, मंत्री जी के रहते हुए बंद कराया, पूरे 5 साल विधायक निकल गए। लोगों ने तो नई फैक्ट्रियां लगाकर उनको शुरू करवा लिया विधायकों ने। हमारे विधायक से ये लगी हुई फैक्ट्री नहीं शुरू हुई, क्या जी बजट आ गया, वो आ गया। कौन सी प्रक्रिया आपने शुरू की है, किस मद में लगाए हैं, कर्मचारियों की नई भर्ती हुई शुरू नहीं किया आपने,
कोई विज्ञप्ति आपने जारी नहीं की, कैसे स्पिनिंग मिल शुरू हो गई? तो ये आज ही हम आपको कहते हैं, उन मजदूर साथियों को भी कहते हैं, शहर की जनता को भी कहते हैं कि ये ताला तोड़ेंगे तो हम ही तोड़ेंगे, हम ही शुरू करवाएंगे। हम पीने के पानी की मांग रहती है हमेशा, और हनुमानगढ़ की अपनी नज़र दौड़ाई खास करके शहरी तरफ दौड़ाएं। 281 करोड़ की योजना बीजेपी के वक्त आई, डिग्गियों की खुदाई हुई, लेकिन उसके बाद राज बदल गया और फिर काज भी बदल गया। पानी जो है शोरा युक्त अभी भी खुंडजा का एरिया, सुरेशिया का एरिया, टाउन का एरिया, तमाम ऐसे एरिए जहाँ पर शोरा युक्त पानी, उससे अनेकों बीमारियाँ। इस पर आपका क्या रुख रहेगा? आप उम्मीदवार हैं। देखो, मैंने अभी चुनाव से पूर्व आज से 2-3 महीने पहले एक कैंपेनिंग चलाई थी शुद्ध जल के नाम से, और जल है तो जीवन है, और नुक्कड़ सभाएं भी की, कार्यालय का घेराव भी किया। हमने ये कहना है कि हनुमानगढ़ के चारों तरफ नहरों का जाल है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुओं का पानी मिक्स करके मिल रहा है। 1-2 वार्डों को छोड़ दें तो टाउन की यही हालत है। चाहे आप पारी कॉलोनी में चले जाएं, चाहे आप अम्बेडकर कॉलोनी में चले जाएं, बबूतासी कॉलोनी में चले जाएं, ये किले के पास वाले में चले जाएं, जितनी है वहाँ पर मैं उन वार्डों में गया, हमने पर्चे बांटे और हमने ये सैंपल भी जांच करवाए। सोरा युक्त पानी है, इसमें कहीं नहीं है। वो कह रहे हैं TDS की मात्रा पूरी कर दी है हमने। तो हमारा कहना है कि इतनी नहरें हनुमानगढ़ शहर के जंक्शन टाउन के चारों तरफ से निकलती है, उसके बावजूद भी हमें नहरी पानी नहीं मिल रहा है और फिल्टर युक्त पानी नहीं मिल रहा है। जो आप एक परियोजना बड़ी बता रहे हो, ये परियोजना अंतिम समय में आई, पिछले चुनाव के अंतिम समय में, और एक ऐसा एक कानून है कि पिछली सरकार के जो फैसले हैं, पिछले 6 महीनों में लिए हुए फैसले होते हैं, उसकी चुनी हुई नई सरकार समीक्षा कर सकती है, उसको बंद करवा सकती है, उसको चालू रख सकती है। वो उस पर डिपेंड करता है। जो 6 महीने में लास्ट अंतिम 6 माह में जो फैसले लिए हैं, जिस तरह से ये अभी मोबाइल का ये जो किए हैं, इस पर आने वाली सरकार कोई अपना फैसला ले सकती है। वो इसी तरह का था, और उसमें इस तरह का बजट पहले रखा नहीं, थोड़ा बजट रखा, जिसके कारण सिर्फ खुदाई नाम पर हुई। लोगों को लगा, एक उम्मीद हुई, ना तो यहाँ से पाइपलाइन आई, ना उसका पूरा 200 करोड़ का बजट था वो पूरा रखा गया। अगर बजट पूरा रखा होता, उनकी नीयत साफ होती और नीति सही होती, तो ये प्रोजेक्ट थोड़ी रुकते इतने बड़े बड़े। लेकिन उन्होंने बजट नहीं रखा, उनको पता था कि आने वाले इतना बजट सरकार के पास बजट देगी नहीं, आने वाले जाने वो जाने, हमारी आ गई तो हम इसको 5 साल लटकते लटकते कैसे कर लेंगे। और यही हुआ, उनकी सरकार आई नहीं। जो नए बने उनको किसी ने पैसे दिए नहीं, वो वैसे भी नहीं बोलते हैं पैसे के लिए, क्या किसी चीज़ के लिए मिल गया तो ठीक है। तो ये दुर्भाग्य है हनुमानगढ़ का। मेरा अगर व्यक्तिगत प्रयास है, मैं तो इसको लेकर खुद आम परिवार से आता हूँ, और इस बात को मैं महसूस करता हूँ कि अगर आज आज़ादी के 75 साल बाद एजुकेशन, शिक्षा नहीं, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य नहीं, पीने का पानी नहीं, शुद्ध हवा नहीं, तो फिर सरकारों को इतने बड़ा बजट और इतना चुनाव और ये क्यों कराते हैं हम? शुद्ध हवा से आपने जिक्र किया, शुद्ध हवा से जुड़ा हुआ है हनुमानगढ़ प्रदूषित शहर। पिछले दिनों पूरे इंडिया के अंदर राजस्थान की बात कर लें तो प्रदूषित शहर की श्रेणी में अंकित हुआ। सरकार ने 2 जहाँ यंत्र भी लगा रखे हैं, वो कभी जगमगाते नहीं, कुछ नहीं बताते। दूसरी ओर प्रदूषण जो है, चारों तरफ प्रदूषण है, इस पर पार्टी कोई भी रही हो, उन्होंने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि हनुमानगढ़ को प्रदूषित रहित कैसे किया जाए। आपका इसमें क्या विचार है? देखो, ये एक है ना, ये सत्ता का और प्रशासन का ये बहुत ज़बरदस्त गठजोड़ है, कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। हनुमानगढ़ में एक इंडस्ट्री एरिया के पास बहुत गंदगी है, अड्डा फैक्ट्री भी है। वहाँ के लिए हमने चक्का जाम किया, 2 बार प्रदर्शन किए। SDM आया, ये पाइपलाइन उखाड़ दूंगा मैं, ये कर दूंगा। प्रशासन ने कहा भाई हमें 5 दिन का समय दीजिए, इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, प्रदूषण वैसे ही है, वैसे ही रहे। आप यंत्र की बात करते हो, उनका दिमाग का यंत्र ही उड़ा हुआ है सबका, सबको पता है।
भी गंदा पानी आ रहा है, गंदी हवा आ रही है, सड़कें शोरा युक्त हो रही है, सारे इंडस्ट्री एरिया के पास जो कुछ हो रहा है वो उन्होंने कमाई से मतलब है, और वो कमाई हमारे जनप्रतिनिधियों को मिलती है, इसलिए वो बोलते नहीं हैं। कभी हमारे विधायक ने, जितने विधायक रहे हैं, जो क्योंकि प्रदूषण की समस्या पिछले 20 सालों में ज़्यादा बढ़ी है, और इन 20-25 सालों में जो भी चुन के आए उन्होंने कभी ये सवाल विधानसभा में उठाया क्या? सत्ता में रहे जब तो नहीं उठाया, समझ में आया। विपक्ष में रहे हैं, दोनों रहे हैं, जो अब चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने भी नहीं बोला। ये बोलेंगे नहीं साहब, कभी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा, मैंने कहा ना, गठजोड़ है, टूटेगा नहीं। अच्छा, पेट्रोल डीजल सबको चाहिए, साधन कितने, ट्रैक्टर, बसें, कार, मोटरसाइकिल, क्योंकि साधन अब सबके पास, एक घर में 4-4 साधन है। लेकिन हनुमानगढ़ जिले की बात कर लें तो पेट्रोल डीजल पड़ोस में सस्ता है, यहाँ महंगा है। कांग्रेस पार्टी रही हो चाहे बीजेपी पार्टी रही हो, किसी ने इसकी तरफ झांक भी नहीं देखा, ना कहीं सोचा। इस पर क्या कहेंगे? क्या आपके एजेंडे में इसको शामिल करें? नहीं, एजेंडे में हमारा तो शामिल है, और इसको लेकर तो आपके सामने हमने आंदोलन चलाया था, लगातार एक यात्रा भी निकाली थी, और पेट्रोल पंप की हड़तालों के अंदर हम शामिल रहे थे। असल में क्या है कि लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी भगत हो गए हैं, जो अपनी पार्टी की गलत नीतियों का भी समर्थन करते हैं। वो अंध भगत कह दो, भगत कह दो, कुछ भी कह दो, उनको कोई नाम दे दो, जब भी महंगाई की बात आती है तो वो इस तरह के कमेंट पास करते हैं कि जैसे कि ये कुछ है भी नहीं। तो वो कहते हैं यार मोटरसाइकिल ले आए तो तेल नहीं दे सकते, क्या महंगा है, कार को ले घूम रहे हो और 5 रुपये पेट्रोल महंगा होने पर आप चिल्ला रहे हो। ये इस तरह की दकियानुसी जो कमेंट वो करते हैं। हमने टोल नाका हटाओ मुहिम में पर भी आएंगे, हाँ, पहले पेट्रोल डीजल हाँ, मैं उसका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ। लोग कह रहे आप कार ले आए, टोल नाके पर भी आ रहे हैं। चलो पहले इस बिंदु पर बताइए। मैंने यही कहा भी ये सरासर हमारे राजस्थान के लिए और हनुमानगढ़ गंगनर जिले के लिए बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। यहाँ जो पेट्रोल पंप लगे हुए हैं उनका नुकसान हो रहा है, और आम जनता का तो भारी नुकसान हो रहा है। जो छोटा है, जो 100 का, 500 का, 400 का तेल डलवाता है अपनी कार में, मोटरसाइकिल में, उसके लिए नहीं है। और आप देखोगे कि पुलिस की कमाई बनी हुई है, रसद विभाग की कमाई बनी हुई है। बेचारा किसान कोई लाता है 2-3 ड्रम, उसको पकड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे एजेंडे में पहले भी था और आज भी है कि इसको हटना चाहिए। टोल नाकों की बात करें तो अपने समीप में पंजाब राज्य बसता है। पंजाब राज्य की जैसे मीडिया के अंदर खबरें आती हैं कि उसने 17 टोल नाके जिसकी अवधि पूर्ण हो गई थी उसको बंद कर दिया। लोगों को राहत देने का काम पंजाब सरकार कर चुकी है। लेकिन राजस्थान के अंदर अपनी नज़र दौड़ाते हैं तो 20-20 साल से टोल नाके चल रहे, तिगुनी कमाई कर चुके हैं। और पिछले दिनों आपने भी आंदोलन में भाग लिया, तो इन टोल नाके कभी बंद भी होंगे, क्या आप सोचते हैं और आपके पार्टी क्या सोचती है इस पर? हमारा ये कहना है, पूरी पार्टी का मानना है कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। और हनुमानगढ़ के दुर्भाग्य ये है कि चारों तरफ टोल है। संगरिया रोड पर बाहर निकलोगे आप, सूरतगढ़ रोड जाओगे टोल है, रावसर रोड जाओगे टोल है, आप अबोर रोड जाओगे तो आगे टोल है। चलो वो बाउंड्री उनकी गंगनर में आ गई। और ये नाटक चल रहा है साहब 20-25 सालों से। आपको पता होगा कि जंडावाली गांव के पास एक टोल लगा हुआ था, और वो 6 साल के लिए लगा, 9 साल चला, वो 3 साल वो उनके, हमने वहाँ एक कोई टैक्सी वाले के विवाद हो गया, हम वहाँ गए, उनसे बात की, उन्होंने गुंडागर्दी की, हमने आंदोलन चलाया। तो उसके रिकॉर्ड जब कढ़ाया तो पता चला कि उसके अंदर शर्त थी कि 6 साल ये टोल चलेगी, और जिस दिन ये टोल मुक्त होगी 6 साल बाद में, उस दिन पूरी की पूरी नई बनवा के देंगे। अब क्या हुआ कि वो जब आंदोलन चला, हम रिकॉर्ड लेके कलेक्टर के पास, सभी अधिकारियों के पास जाते रहे, हमने वहाँ धरना लगा के बैठ गए, तो फिर भी हमें 1.5 महीना लगा और वो सड़क बना के नहीं गए। जबकि हमने उसके जो शपथ पत्र थे वो उनको निकाला, शपथ पत्र के अंदर लिखा हुआ जो शर्तें थी, जुडिशल स्टाम्प के ऊपर लिखी हुई जो शर्तें थी, उसको लागू नहीं किया। एक टोल हम हटाने में कामयाब रहे। फिर ये डबली टोल नाका है, इसको लेकर लंबी लड़ाई चली, अभी भी चल रही है। इसकी सड़क नहीं है, 240 करोड़ की सड़क बता रहे हैं, और 240 करोड़ इसमें 27 साल में पूरे होंगे। अभी 9 साल हुए हैं सड़क को।
अब देख लो, अपने आप और मैं तो इतने बूढ़े हो जाएंगे तब तक ये टोल रहेगा। अब कह रहे हैं कि नई सड़क आ गई, उसका भी टोल लेंगे। ऐसे ये सड़क 2000 से ये टोल का यहाँ मक्कासर में था, फिर आगे हो गया, ये इसी तरह चल रहा है। ये रोड वाले तो बेचारे लूटे जा रहे हैं। इसलिए हमारा ये मानना है कि टोल मुक्त होना चाहिए, क्योंकि हम कमीशन खाते नहीं हैं। अब यहाँ बीजेपी कांग्रेस के विधायक बनते हैं या और बनते हैं कोई, तो उनका साफ कमीशन है, क्योंकि वो खुद ठेकेदार है, सड़कों के ठेकेदार वो है। कोई सड़क ठेका लेके टोल लेगा तो वो उसी से आमदनी लेगा। अब जो 3 उम्मीदवार मुख्य माने जाते हैं वो तीनों ठेकेदार हैं एक तरह से। अब उनसे क्या उम्मीद करो, टोल मुक्त कराएंगे? वो टोल और लगाएंगे, जो रह गया ना कुछ। हनुमानगढ़ ज़िले की बात करें तो नशे की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो नशा मुक्त हालांकि बात बहुत करते हैं लोग, पार्टियां अपने स्तर पर इस एजेंडे को कभी कभी शामिल भी कर लेती हैं, लेकिन होता इस पर कुछ नहीं है। इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख रहेगा? नशा मुक्त हनुमानगढ़। देखो, सभी पार्टियां ही कहती हैं नशा मुक्त हनुमानगढ़ होना चाहिए, लेकिन मैं ये बताऊं, नशा माफिया और राजनेताओं का फेविकोल का गठजोड़ है जो टूटता नहीं है। इनका यही है, यही कारण है कि हमने जो 1 साल तक नशे के खिलाफ मुहिम चलाई और 3 एसपी बदल गए इस दौर के अंदर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति होती रही। मैं आपको फिर कहता हूं कि कोई भी तस्कर, नशे का कारोबारी, चिट्टे का जो काम करता है, अफीम का जो काम करता है, वो बगैर नेताओं की शय के और नेताओं के दबाव से पुलिस काम करती है, और उसके बगैर ये नशा बिक नहीं सकता है। आज चिट्टा गली गली हो गया है, और अभी ये कह रहे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं वो, इनमें से एक ही बता दे, कोई तो गाड़ी में अफीम रखता हुआ है, कोई कुछ तरह के सहारों के ऊपर तो चार्ज लगे हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि हनुमानगढ़ के 3-4 नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, आज से 4-5 माह पहले यहाँ सिविल लाइन, जहाँ कलेक्टर साहब रहते हैं, जहाँ बड़े अधिकारी रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ अफीम के पौधे मिले घर के अंदर। वो इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ कि लोगों को पता नहीं क्या उम्मीद करते हैं, किससे करते हैं, क्यों करते हैं। सबको पता है कि वो लोग क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे। तो मैं उनकी बात पहले ही बता देता हूँ कि अफीम के पौधे मिले घर में। मैं कोर्ट में वकील हूँ, मैं कोर्ट में गया तो वहाँ कोई जज साहब और पीपी साहब आपस में बात कर रहे थे कि वो अफीम पौधे के प्रकरण में पुलिस ने एफआईआर लगा दी। हमने उसकी मुहिम चलाई, धरना प्रदर्शन किया, आप सारे लोग थे। तो उसकी जो रिपोर्ट आई, उसके अंदर उन्होंने एफएसएल रिपोर्ट में ये कहा कि ये अफीम के ही पौधे थे। उसके बावजूद उस पर एफआईआर लग गई। फिर हमने प्रोटेस्ट शुरू किया उस डीएसपी को जिसने जांच की, तो वो उसने मेरे खिलाफ, वो कोर्ट में गया कि मैं आपके खिलाफ मुकदमा करूंगा, आपने मेरे पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मैंने कहा कैसे हो सकता है ये कि अफीम के पौधे, एक पौधा मिल जाए तो आप उसको जेल पहुंचा देते हो, ये तो बहुत पौधे थे। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है हनुमानगढ़ का। लेकिन क्या है कि जनता भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जो ये मेरे जैसे छुट भैया नेता होते हैं, वो सोच कर लग जाते हैं। और अब जो ड्रग माफिया है, जिन पर मुकदमे हैं, एनडीपीएस के 1 नहीं 3-3 मुकदमे हैं। मैं तो कोर्ट में वकील उनको देखता हूँ साहब, उनकी फ़ोटोएं रोज़ाना आती है, नेताओं के साथ माला डालते हुए स्वागत कर रहे हैं, वो जप्फी डाल रहे हैं। अब ये इन नेताओं से हनुमानगढ़ की जनता भरोसा करेगी कि ये नशा रोकेंगे? आप ऐसा करो कि जो उम्मीदवार अब लड़ रहे हैं ना, दोनों तीनों, इनका जहाँ जहाँ स्वागत हुआ है, मेरा भी देखें, फेसबुक पर पड़ा है, उन लोगों को सर्च करें ये कौन लोग हैं, फिर नशा दूर होगा साहब। ये गठजोड़ तो और मजबूत कर दिया, फिर कोल का हो गया ये तो। किसानों की समस्याओं की तरफ नज़र दौड़ाएं तो आपने पिछले दिनों आंदोलन भी लड़े, कुछ समस्याएं हल भी हुई, कुछ अभी भी हैं। आपके एजेंडे में क्या है? किसान की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं जिसको आप मानते हैं कि दूर होनी चाहिए और हम उसके लिए प्रयास करेंगे? हमारे एजेंडे में शामिल है साहब, किसान प्रमुखता के साथ है। यहाँ 2 सिंचाई व्यवस्थाएं हैं, 3। एक बाखड़ा
नहर प्रणाली है, एक आईजेनपी है, इंदिरा गांधी नहर जिसे अपने बोलते हैं, एक कुओं से खेती है, अगर और माने तो अपने गग्गर का है। ये सिंचित एरिया में अपने हनुमानगढ़ विधानसभा मान लो और हनुमानगढ़ जिला मान लो, इसका पानी लगता है। अभी भाखड़ा के लेकर हर साल हो रहा है, उसकी व्यवस्था में सुधार का है। 1872 क्यूसेक भाखड़ा में पानी चले, ये मोतीराम कमेटी ने कहा। उसके लिए मैं जेल का जा आया, बीकानेर जेल में रहा, हनुमानगढ़ जेल में रहा, मुकदमे हुए। वो 1800 तो नहीं, हमने 1400 हो गए। 1400 चलता है, 1200 और 1400 के अंदर भाखड़ा टहल तक किसी तरह काम चल जाता है। तो इसको जो नहर के दुरुस्तीकरण का अभियान चल रहा है, इसके जो वितरण की जो प्रणाली है उसको व्यवस्थित करना है। हमारा जो हक बनता है पंजाब से, उसको किस तरह वितरण पानी करे ताकि किसानों को बिजाई के समय और फसल पकाई के समय पानी मिल सके। ये इंदिरा गांधी नहर में है। और प्रथम चरण का जो पानी है उसको लेकर गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले को साथ में बैठकर पंजाब में जो अपना हिस्सा है, जो अंतर्राष्ट्रीय राज्य स्टेट लेवल का जो समझौता है उसको लागू कराने की है। ये सब इच्छा शक्ति का है। और इसके लिए इंदिरा गांधी नहर के लिए तो मैं 2.5 महीने चूरू जेल में रह के आया था, जो गरसाना का आंदोलन चला था। तो ये चीज़ें हैं साहब, इसके ऊपर काम करना है। एक कुओं के ऊपर जो लगातार फॉल्ट भी आते हैं, मीटर नहीं, ट्रांसफार्मर मिलते नहीं हैं, ये जो भारी दिक्कत आ रही है, लाइट लगातार मिलती नहीं है। 6 घंटे सरकार ने कह रखा देनी है, लेकिन दे कहाँ रहे हैं, 4 घंटे देते हैं, वो भी कट के साथ। तो हमारे इसको है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे साथियों ने काम किया है बहुत सी जगह ये व्यवस्थाएं बिजली की, सीकर में, चूरू में, आपके लून कैंसर में, डूंगरगढ़ में हमने सुधार किया है। और ये जब भी सुधार हो सकता है जब जनता की ताकत आपके साथ हो। आप बोलने के लिए आपके पास विधानसभा है, बोलने के लिए चीफ का कार्यालय है, आप बात रखोगे, सुनवाई होगी। जहाँ ट्रांसफार्मरों की कमी यहाँ है ना, वो इसीलिए है कि हमारे जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को, किसान के मुद्दे को समझ नहीं पाते हैं। वो फ़ोन कर देते हैं, उसके फ़ोन पर किसी को पहले मिल जाता है, और आम जो किसान है ना वो बेचारा ऐसे ही चक्कर लगा रहा है। तो इसको हम सुधारेंगे। एक इसके अंदर मेरा ये कहना है कि अनाज मंडियों को मजबूत करेंगे और एमएसपी पर सारी फसल बिके। हम तो किसान के परिवार से उस तरह के लोग हैं, जब समझते हैं। आज कुछ किसान नेता किसी के साथ लगे हुए हैं, उनको क्या पता एमएसपी क्या है, क्या पता कि यहाँ वेयर हाउस के गोदाम होने चाहिए ताकि किसान की हर फसल निकले। और मंडी की व्यवस्था को सुचारू रूप से सेटअप में लाना है ताकि मजदूर, किसान और व्यापारी ये मंडी से संचालित हैं और एक बड़ा उद्योग अपने हनुमानगढ़ में ये बनता जा रहा है। तो इसके लिए गोदाम भी, इसके लिए नए मजदूरों को अभी उनके सेटअप को तैयार करेंगे। मजदूर तो आ जाएंगे बेचारा, लेकिन यहाँ जब एमएसपी पर खरीद नहीं होती है तो मजदूर कहाँ जाएगा, वो गोदाम कहाँ जाएंगे। ये सारा चीज़ें हम सुधारना चाहते हैं ताकि फसल उसकी लगे, पानी से पके और यहाँ आए। और कृषि जो विभाग है उसके ऊपर काम हमने किया है और हमने देखा है कि अभी जो गुलाबी सुंडी आई है ये इनकी आंख मूंदने के कारण आई है। हम ये चाहते हैं कि जो भी बीज आए, जो भी बीज किसान के हाथ जाए, वो एक मापदंड से जांच होनी चाहिए। अभी आज दीपावली के दिन 4-5 दिनों से ये लगे हुए हैं, सैंपल ले रहे हैं मिठाइयों के कि शुद्ध खाना मिलना है ना। तो ये लिए युद्ध, हाँ, ये कृषि विभाग क्या करता है। अब पता है सीजन आ रहा है, गेहूं का, सरसों का सीजन है, आप जांच करो, आप लेवल जारी करो कि ये कंपनियां हैं, इसका बीज लो और इसकी हमने सैंपल ले लिए हैं, ये सही है, तो नकली बीज से भी छुटकारा मिले। ये व्यवस्था हम चाहते हैं। अंतिम सवाल मेरा यही है कि प्रचार प्रसार चल रहा है आपका, कितने गांव गुम आपने देख लिए और क्या लोगों का समस्याएं क्या क्या बता रहे हैं आपको क्या क्या कह रहे हैं भी आपको मौका मिले तो हमारे लिए क्या करेंगे। देखो साहब, गांव तो क्या हम घूमते ही रहते हैं। ये जो नेता अब चुनाव लड़ रहे हैं ना, इनके लिए दिक्कत है। ये 3-4 नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं 5 साल घरों में रहे हैं। हमारा 1 साल तो काले कानूनों में गुजर गया, टोल नाकों और बॉर्डरों पर। उस वक्त भी हम गाँव में जाते थे, कोरोना थी। कल गुरुसुर के लखवीर सिंह जी मेरे को मिले, मैंने उनसे कहा यार आप तो मेरे साथ रहे हो,
वोट दो। तो हम बैठे चाय पी रहे थे, बात चल गई कि कोरोना था जब सेकंड फेज़ का, तब हम रामसरार इधर गांव में गए। तो गांव में हमें लोगों ने बात हमारी सुनी नहीं, गेट नहीं खोला। वो इसलिए नहीं खोला कि यार ये घूमते घूमते हैं साले कोरोना ना ले आए। और हम कह रहे थे भी कृषि कानूनों के खिलाफ टोल नाकों पर अपने बैठे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर संख्या बढ़ानी है। वो हम यही बात कर रहे थे कि उस वक्त जब ये तीनों नेता हिले नहीं यार अपने घर से, ये तो विदेशों में पता नहीं कहाँ होटलों में रहे, पता नहीं कहाँ रहे, वो वक्त हमारा था साहब। और इसलिए गांव गलियां मेरी देखी हुई है। और आज से 1 साल पहले नरेगा मजदूर जब गर्मी में उसकी काम नहीं चल रहा था, दिहाड़ी नहीं आ रही थी, वो लड़ाई भी मेरी है, मेरी पार्टी की रही, हम लोग रहे हैं। और खाद्य सुरक्षा के लिए मैंने लड़ाई लड़ी और उसमें 3 दिन पोर्टल चला। आज भी हज़ारों लोग खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं। हमारा ये कहना है कि वो पोर्टल की सुविधा या तो शुरू कर दो, खोल दो, नहीं तो एक गरीब जनता गेहूं के लिए वंचित है। आपके पोर्टल के कारण बहुत से लोग ऐसी सुविधाओं से वंचित हो गए हैं, जैसे चिरंजीवी योजना से वंचित हो गए। और ये खाद्य सुरक्षा की समस्या लोगों के बीच में आ रही है। अपने शहर के अंदर ये चुनावी सोच समझ थी कि सब लोगों की फाइल ले ली है कि आपको पट्टा देंगे। 2 साल से नगर परिषद ने पट्टा दे नहीं रहे हैं। अब कह रहे हैं वोट दे देना, पट्टा मिल जाएगा। हम कह रहे हैं हम पट्टा हम दिलाएंगे। लोग आज 4,500 से ज़्यादा लोगों के पट्टे से वंचित है इस शहर के अंदर। वो पट्टे की समस्याएं हैं और ये ग्रामीण क्षेत्र में भी आ रही है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो नशे के कारण हमारा ये मानना है कि वहाँ खेल मैदानों का विकास हो, जिम वगैरह बने, पुस्तकालय बने, तो उसके कारण युवा पीढ़ी उसकी तरफ ध्यान जाएगा और ये बढ़ेंगे। तो अब जनता को ये सोचना है, मेरी तो जनता से यही अपील है कि आप जो भी उम्मीदवार 12-13 लड़ रहे हैं ना, उनके एजुकेशन का पता कीजिए, कितने पढ़े हुए हैं, मेरा भी पता कीजिए। मैं तो बता देता हूँ मैं BA LLB हूँ, औरों को भी पता कर लो। उनके करैक्टर, उनके चरित्र का पता कीजिए, वो क्या काम करते हैं, उनका क्या बिजनेस है, पब्लिक के सार्वजनिक जीवन में उनका व्यवहार क्या है लोगों के प्रति, उनकी बोली क्या है, और मेरा भी पता कीजिए। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर उनसे मेरा करैक्टर, चरित्र, ठगी ठोरी का, कब्जे दब्जे का किसी तरह में मेरा कोई मिले तो आप मेरे को वोट मत देना। नहीं तो इस हनुमानगढ़ को उजाड़ो मत। इस हनुमानगढ़ की रियासत को जो कॉमरेड सोपत सिंह और दूसरे नेताओं ने बचा के रखी है, उसको ख़त्म मत कीजिए और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं उनको मौका दीजिए। तो ये थे हमारे साथ रघुवीर वर्मा, CPIM पार्टी से हनुमानगढ़ विधानसभा के अंदर जो मैदान में उतरे हुए हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। पार्टियां इन मुद्दों को शामिल करेगी कि नहीं करेगी, ये तो पार्टियों का काम है। और रघुवीर वर्मा के द्वारा इन पर फोकस डाला गया है और इन्होंने यही कहा है कि हमारे एजेंडे के अंदर ये बिंदु जो हैं इनको हमने शामिल किया है। कुछ जो सुझाव आज यहाँ उठकर सामने आए उनको और शामिल करेंगे। देखते हैं आगे जनता का रुख किस तरफ रहता है। कलम न्यूज़ के लिए कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ सभी को राम राम। राम राम।